सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, राजस्थान। एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम BA द्वितीय वर्ष मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार द्वितीय प्रश्न पत्र में ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी नाटक के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक के क्षेत्र में जो योगदान दिया उसमें यह नाटक उनका अंतिम नाटक है, ध्रुव स्वामिनी। और यह नाटक जो है वो पूरी तरह से ऐतिहासिक नाटक है और ऐतिहासिक जो परिवेश है उसको लेकर लिखा गया है। यह नाटक ऐतिहासिक परिवेश अर्थात इतिहास परक जो घटनाएं हैं, इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को आधार बनाकर इन्होंने अपने नाटक की रचना की है। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसका जो कथासार है, पहले आज हम उसको जानेंगे कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक प्रसाद जी ने लिखा है वो उसकी कथा क्या है। उसकी कथा को जानकर हम उसके बारे में पहले अच्छे से उसका कथानक देखेंगे। उसके बाद उसकी जो समीक्षा है, उसकी जो व्याख्याएं हैं, उसको भी हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो आज मैं ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसका जो कथासार है उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। BA प्रथम वर्ष या 12वीं तक आपने जो अध्ययन किया उसमें जयशंकर प्रसाद जी की कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, जयशंकर प्रसाद जी का थोड़ा बहुत साहित्य आपने उनका अध्ययन किया होगा। छायावाद के आधार स्तंभ में वो एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, इनमें इसके साथ ही उन्होंने काव्य के अलावा उन्होंने नाट्य क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं जिनके नाम अजातशत्रु नाटक, ये भी ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त, ये भी उनका ऐतिहासिक नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी जो हमारे पाठ्यक्रम में है ये भी ऐतिहासिक नाटक ही उनका है। नाटक के अलावा उन्होंने काव्य के क्षेत्र में कामायनी नाम का एक महाकाव्य लिखा है, आधुनिक काव्य में, जो ज़्यादातर विद्वान या ज़्यादातर विद्यार्थी इस बात से परिचित होंगे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके साथ ही उन्होंने नाटक भी रचे हैं। नाटकों में हमने आपको ये 3 नाम दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास की भी रचना की है, यानी ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उपन्यासों में इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती आदि ये इनके जो उपन्यास हैं वो इन्होंने रचे हैं। तो साहित्य की सभी विधाओं पर लगभग इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और प्रसाद जी का जो एक घूंट एकांकी है वो तो हिंदी का प्रथम एकांकी होने का दर्जा भी रखता है। तो लगभग सभी क्षेत्रों में इन्होंने
अपना जौहर दिखाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथासार पर। देखिए, इसका कथासार बताने से पहले मैं इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। इसके प्रमुख पात्र हैं वो हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज, ध्रुव स्वामिनी और शिखर स्वामी। देखिए, ये जो प्रमुख पात्र हैं, कुछ इसमें काल्पनिक पात्र भी हैं जो इतिहास सम्मत नहीं हैं, बाकी जो पात्र हैं वो इतिहास सम्मत हैं। प्रसाद जी पर आरोप रहा है कि इनके जो नाटक हैं उनको रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें ऐतिहासिकता इतनी ज़्यादा है कि उसको रंगमंच पर प्रस्तुत कैसे किया जाए पूरे को। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसको रंगमंचीयता अभिनेता के हिसाब से उसको रचा है, और जो पूरी तरह से इसका मंचन रंगमंच पर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कथासार की। ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसकी जो प्रमुख पात्र है वो है ध्रुव स्वामिनी। जो ये है एक नायिका प्रधान नाटक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक नायिका प्रधान नाटक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो गुप्त वंश था उसमें जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, उसमें उनके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। इनमें से उन्होंने समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि योग्यता उनमें ज़्यादा थी, लेकिन वो बहुत ही सज्जन थे और अपने जो अधिकार हैं उनको जानते थे। लेकिन जो उनके दूसरे पुत्र थे रामगुप्त, वो विलासी थे, मद्यपान करते थे और भोग विलास में मग्न रहते थे। तो उन्होंने चालाकी से राज सिंहासन को प्राप्त किया और बाद में उन्होंने ध्रुव स्वामिनी से अपना विवाह भी रचाया। ध्रुव स्वामिनी जो चंद्रगुप्त की प्रेयसी हैं, जो चंद्रगुप्त को मन ही मन चाहती हैं, वो बहुत दुखी हुई, लेकिन मजबूरी थी कि उसे रामगुप्त से शादी करनी पड़ी। एक बार होता ये है कि एक आतताई शकों का शकराज वो आता है युद्ध करने के लिए। तो शकराज रामगुप्त को चारों तरफ से घेर लेता है। तो उसका जो एक तो शकराज का एक दूत आता है जो रामगुप्त के पास अपना संधि प्रस्ताव लेकर आता है। उस संधि प्रस्ताव में जो दो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि हम आपसे संधि कर लेंगे और युद्ध नहीं करेंगे यदि आप ध्रुव स्वामिनी को हमें सौंप दो, और जो हमारे जो योद्धा हैं, मंत्रीगण हैं, इनके लिए भी बहुत सारी कन्याओं का इंतजाम यदि करो। तो ये बात जो रामगुप्त है उसे रास आ जाती है कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है, क्योंकि जो रामगुप्त है वो विलासी है, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं कि ध्रुव स्वामिनी जो अब उसकी भार्या है, जो उसकी पत्नी है, उसको किसी दूसरे अन्य पुरुष को सौंप देना कितनी बड़ी बात होती है। तो जब ये संधि प्रस्ताव रामगुप्त स्वीकार कर लेता है तो ये बात
ध्रुव स्वामिनी को पता लगती है। ध्रुव स्वामिनी को पता लगती है तो उसे ये बात बहुत अखरती है। ध्रुव स्वामिनी जो चंद्रगुप्त को मन ही मन चाहती है वो सारी बातें चंद्रगुप्त को बताती है। चंद्रगुप्त को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो एक दिन क्रोधित हो जाता है और उस संधि को मानने से पहले ही एक योजना बनाता है और उसके शकराज के शिविर में जाकर शकराज का वध कर देता है। इस प्रकार जो शकराज का वध करना चंद्रगुप्त द्वारा वो ध्रुव स्वामिनी को और भी ज़्यादा मोहित कर देता है। अब ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को और भी ज़्यादा चाहने लगती है। धीरे धीरे होता ये है कि रामगुप्त को जब पता लगता है कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी में करीबी बढ़ रही है तो वह उसे मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन चंद्रगुप्त के मंत्रीगण हैं उसे ऐसा करने नहीं देते और चंद्रगुप्त सुरक्षित रहते हैं। बाद में ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को कहती है कि तुम कैसे पति हो, तुम कायर हो और मैं ऐसे कायर की पत्नी बनना मुझे गवारा नहीं है। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी अन्य की पत्नी होती तो मैं उसमें ज़्यादा गर्व महसूस करती। तो इसमें प्रसाद जी ने आगे यह बताया है कि जो विवाह है उसका विच्छेद भी हो सकता है यदि उस विवाह की जो पृष्ठभूमि है वो सही तैयार नहीं हुई हो तो इसमें यहाँ विवाह का विच्छेद करा दिया जाता है अमात्यों के माध्यम से। और ध्रुव स्वामिनी को उसका पति रामगुप्त रहते हुए भी चंद्रगुप्त के साथ फिर उसका विवाह कर दिया जाता है। तो ये इतिहास की घटना है और इस इतिहास की घटना के माध्यम से यह हमें प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी क्लीव नहीं होना चाहिए। क्लीव यानी डरपोक नहीं होना चाहिए। डरपोक व्यक्ति का इस समाज में इस जीना बहुत ही दुश्वार है। राजा को अपनी प्रजा का उसी प्रकार से ख्याल रखना चाहिए जैसा वो अपने राज दरबार का रखता है, वैसा ही उसे अपने जनता का भी रखना चाहिए। तो इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी जो इस नाटक की जो प्रधान पात्र है, जो एक तरह से नायिका है, तो वो अपने बातों के द्वारा यह साबित कर देती है कि नारी है वो पुरुष द्वारा सताई गई वो नारी नहीं है। आजकल आधुनिक काल में भी ये बात हमें देखने को मिल जाती है कि नारी पुरुष द्वारा उसके पैर की जूती नहीं है, अब वो स्वतंत्र है और वह अपना हक लेना जानती है। जैसा कि उसने रामगुप्त को छोड़कर चंद्रगुप्त को बाद में अपनाया है। तो जहाँ उसे अच्छा लगेगा नारी वहीं अपने आप को महफूज पाएगी, वहीं वो चली जाएगी। तो इस तरह से ये ध्रुव स्वामी नाटक है, उसका जो कथासार है वो ये है। आप मैं एक लिंक भी इसमें डालूँगा आज, जिसमें जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसको रंगमंच पे मंचित किया गया है, तो उसको भी आप अच्छे से देखिए और उसके बाद आपको पूरी जो कथा है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी हम आगे की YouTube चैनल के माध्यम से आपको आगे की कक्षाओं में ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में अन्य तथ्य भी बताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।